पिछले वीडियो में आपने अमृतलाल बेगड़ की पत्नी कांताबेन बेगड़ से उनकी नर्मदा परिक्रमा के बारे में सुना। इस वीडियो में आप उनके पुत्र नीरज बेगड़ से उनके संस्मरणों के बारे में जानेंगे। पुत्र नीरज बेगड़ जी भी हैं। नमस्कार। और नीरज जी ने भी पिता से संस्कार उनको मिले हैं। बहुत ही उत्कृष्ट और बेहतरीन वो छायाकार हैं और वाइल्ड लाइफ के साथ वो बहुत सा फोटोग्राफी कई वर्षों से कर रहे हैं। तो यानी कि अमृतलाल बेगड़ जी की पत्नी कांताबेन जी ने हमको तो बेगड़ जी की साथ की यात्राओं के बारे में बताया। हम नीरज जी से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने बेगड़ जी के साथ परिक्रमा की? जी हाँ, पिताजी का मैं सबसे छोटा बेटा जी। और जैसा कि होता है कि छोटे बच्चे पे माँ बाप को ज़्यादा प्यार रहता है जी, तो मुझको भी कला में थोड़ा सा रुचि रही बचपन से, खास करके फोटोग्राफी में जी। तो मैंने भी पिताजी के साथ परिक्रमा की है, लेकिन पूरी नहीं की जी। क्योंकि मैं बड़ा हुआ तो व्यवसाय मेरा वकालत रहा। तो वकालत के चक्कर में 4 या 5 दिन में उनके साथ चलता था और फिर मैं वापस आ जाता था। तो पिताजी लोग आगे निकल जाते जी। तो जब भी जाता था मैं अपना कैमरा साथ में लेके जाता था। अब हुआ ये कि एक समय की बात है कि हम लोग डिंडोरी और मंडला के बीच की जगह की बात है, अब शायद गांव का नाम सारस डोली था जी। वहाँ पे एक ऐसा दृश्य था कि ढलान ऐसी आ रही है और उसमें से एक चरवाहा जी बकरी गाय लेके ऐसा नीचे उतर रहा था जी। तो पिताजी ने मेरे को बुलाया जी। बोला नीरज इधर आओ, देखो वो दृश्य बहुत अच्छा बन रहा है जी। उसकी तुम फोटो लो। जी। मैं मूर्ख अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि मेरे को तो ये बनता वो बनता। जी। तब मेरे को समझ में आई कि ये बड़े लोग क्या होते हैं। जी जी। और उनकी जो दृष्टि है वो विलक्षण क्यों है? अद्भुत है। अद्भुत। वो देखिए, अब वो तब तो मेरे को पता नहीं था, जब बड़ा हुआ तब समझ में आया कि आचार्य नंदलाल बसु उनके गुरु थे। शांति निकेतन। जी जी जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जी, जिनका वो शेर है अपने जी स्तंभ जो बना हुआ जी, ऐसे ऐसे लोग के साथ वो रहे, पढ़े, उनसे सीखे। जी। तो वो हमारे घर में है और हम उनसे क्या सीख पाए जी। तब लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। पर हाँ, जितना समय उनके साथ रहे जी, कुछ ना कुछ उनसे लेते रहे। जी जी। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जो उनकी नर्मदा या उसकी सहायक नदियों की जो परिक्रमा की बात आती है, जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे कि बा ने बताया कि गांव के लोगों का तो बहुत प्यार और स्नेह और सहयोग और समन्वय मिलता था। बिल्कुल। तो कुछ और भी हमको याद है कि वो कान्हा के पास वाला है, वो आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जी। अद्भुत अद्भुत। वो तो उस भाग्य से मैं उस परिक्रमा में था। जी जी। हुआ ये कि पिताजी के कुछ परिचित अधिकारी लोग भोपाल में थे। जी। मेरे ख्याल से मूर्ति साहब थे वो। जी। उनको पता चला कि बेगड़ जी सहायक नदी की परिक्रमा कर रहे हैं। जी। बंजर नदी थी। बंजर नदी की। जी। वो बंजर का कान्हा के साथ ऐसा मिलन होना। जी। तो उन्होंने फ़ोन किया। जी। वो बोला बेगड़ जी जा रहे हैं कान्हा में, पैदल पैदल चलेंगे। जी। क्योंकि वो तो नेशनल फॉरेस्ट है, वहाँ पे पैदल चलना अनुमति तो मिलती नहीं है, किसी संभव ही नहीं था। कोई आदमी मतलब जिप्सी या जीप से उतर ही नहीं सकता वहाँ से। तो लेकिन पिताजी को अनुमति मिली, हम लोग सबको। जी। साथ में 2 या 4 फॉरेस्ट गार्ड रहते थे। जी। 2 शायद 30 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था। जी। और जनरली 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक दिन में हम लोग चल लेते थे। जी। सुबह ज़्यादा चलता होता था। जी। शाम को थोड़ा कम होता था। जी। तो हम लोगों ने वो पैदल पैदल जी बंजर नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। जी। और इसमें देखिए विधाता ने कैसा लिखा हुआ था। जी।
कि पहले ही दिन हम लोग को जंगल की आग देखने मिली। अच्छा, जो नेचुरल आग लगती है, प्राकृतिक आग। तो जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो बुझाने लगे। उन लोगों ने हम लोग को बताया कि भाई ये टहनिया को आप तोड़ लीजिए और उससे ऐसे पटकिए। उसमें हो गया हम लोग को टाइम, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो वहाँ पे एक चौकी थी, तो हम लोग वहाँ पे रात को रुक गए। जाना था हम लोग को दूसरी जगह पे। वहाँ पे चिंता हो गई कि भाई वेगड़ जी अभी तक आए क्यों नहीं। वो भोपाल से फ़ोन आना शुरू हो गया कि वेगड़ जी कहाँ हैं। क्योंकि वो तो बिल्कुल रिपोर्टिंग देते थे, घंटे घंटे भर की वहाँ पहुँच जाती थी। तब फिर भाई वहाँ से 2 गाड़ियाँ आई हम लोग को तलाश करने। तो इस चौकी पे हम लोग थे। तो वो जो भी अधिकारी थे थोड़े नाराज़ हुए कि भाई आप लोग यहाँ कैसे रुक गए रात को, आपको तो वहाँ पे आना था। तब उनको बताया कि भाई ऐसे आग लग गई थी, उसको आप लोग बुझाने में लग गए थे और अंधेरा हो गया था, तो संभव नहीं था कि हम लोग चल पाते। तो वो बोले कि अब हमको वहाँ से फ़ोन आया है, आपको तुरंत वहाँ पे चलना है। मेरे ख्याल से वो मुक्की का हेडक्वार्टर था जहाँ हम लोग को पहुँचना था। तो पिताजी बोले कि भाई हम लोग परिक्रमा में हैं तो वाहन में तो नहीं बैठेंगे। तब फिर बोले साहब मेरी नौकरी का सवाल है। तब फिर पिताजी ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर सुबह आप हमको फिर यहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो बोला हाँ साहब वो संभव है, वो हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग वहाँ गए और फिर वहाँ से दूसरे दिन सुबह उसी जगह पे आए जहाँ से हम लोग को छोड़ा था। तो इस ढंग से मतलब ये बहुत किस्सा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब बहुत से लोग को जानकारी नहीं कि कान्हा के अंदर की जो एक ये मतलब आपने बिल्कुल परिक्रमा हुई। और मेरे ख्याल से ये अमृतलाल बेगड़ जी के साथ आप लोग कुछ चुनिंदा लोग रहे होंगे जो कान्हा में इतना लंबा दूरी तक पैदल चले। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ ये तो अद्भुत क्षण था हम लोग। अच्छा, और भी कुछ आपको याद है? एक घटना मैं बताता हूँ आपको कि अब तो नहीं है वो परिपाटन पे नहीं है वो प्रचलन की शूलपान की झाड़ी एक होती है। वहाँ पे भील लोग परिक्रमा वासियों को लूट लेते हैं। ये आज से 40-50 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। जब पिताजी ने परिक्रमा की तब ये प्रचलन था, भील लोग लूट लेते। तो फिर वहीं भोपाल से खबर मिली कि वेगड़ जी शूलपान की झाड़ी से निकलने वाले। तो उन्होंने 2 पुलिस वाले साथ में दिए। तो उस दौरान उनको जरा भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि वो जो लूटने वाले थे वो इनको देख के भाग जाते, क्योंकि पुलिस वालों के पास तो बंदूक रहती थी। तो ऐसे शासन का सहयोग काफ़ी मिला। हाँ, मतलब उनकी जो परिक्रमा होती थी और जहाँ भी आशंका रहती थी वहाँ पर शासन प्रशासन या जो अधिकारी बहुत संवेदनशील थे। वो जो अधिकारी जानते थे ये एक परिक्रमा की जा रही है, वेगड़ जी कर रहे हैं। और पिताजी का उस समय थोड़ा बहुत नाम हो चुका था, उनके लेख धर्मयुग में और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपे। अच्छा, उस समय पुस्तक आ गई थी? नहीं, पुस्तक नहीं आई थी। पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदी उसके बाद में आई, शायद 92 में आई है पुस्तकें। तो ये पुस्तकें बाद में आई, लेकिन उनका जो भी उस समय जो यात्राएं थी उनके रेखांकन थे और उनके द्वारा परिक्रमा की जो संस्मरण थे वो उस समय की पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। इसलिए धीरे धीरे लोगों को अमृतलाल बेगड़ जी के बारे में, तो वैसे भी उनकी कला के कारण तो उनकी शोहरत पहले से थी, लेकिन लेखन के कारण उन्होंने नर्मदा को भी बहुत एक लोकप्रिय बनाया। लोग नर्मदा परिक्रमा के प्रति भी आकर्षित हुए और लोगों ने उनकी किताब पढ़कर नर्मदा को और गहरे रूप से और बड़े व्यापक रूप से पहचाना है। देखिए, एक मजे की बात मैं बताता हूँ कि पिताजी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार हिंदी के लिए नहीं, गुजराती के लिए मिला है। जी। अब देखिए, पिताजी का संबंध गुजरात से करीब करीब न के बराबर था। पिताजी का जन्म 1928 में इसी घर में हुआ। हम लोग तो यहीं के ही हैं। लेकिन यहाँ पे रहते हुए भी गुजरात साहित्य में लिखना। और ऐसा कहा गया है कि काका साहब कालेलकर के बाद पिताजी का नाम लिया जाता है गुजराती में। जी।
इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है गुजराती में जी। तो नहीं तो उनकी जो पुस्तक है उसका अनुवाद लिखा कि उन्होंने मूल रूप से गुजराती में लिखा? मूल रूप से अच्छा, उन्होंने मूल रूप से गुजराती में लिखा, मूल रूप से हिंदी में भी लिखा, लेकिन लिखा पहले हिंदी में, साइमल्टेनियसली दोनों समानांतर चलता रहा, हिंदी और गुजराती में। और इस ढंग से वो मतलब उनका जो लेखन है वो हिंदी के साथ साथ गुजराती में भी। क्या होता था कि परिक्रमा के दौरान वो अपनी स्केच की नोटबुक रखा करते थे। जी। तो स्केच बना लेते थे और उसी में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था वो वहाँ पे नोट कर लेते थे जी। और घर में आके लेख लिखते थे अपने हाथ से जी। अरे साहब मोती जैसे अक्षर थे जी, मैंने देखे हैं जी। और सोचिए वो कोई टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करते थे जी। हाथ से लिखते थे जी। खराब हो जाता तो फिर से रीराइट करते थे जी। और मैं जाता था बाजार में, वो रूल वाले बंडल लेके आता था। तो उसमें वो लिखा करते थे जी। इंक कौन सी तो कैमल इंक हुआ करती थी ब्लू कलर, फाउंटेन पेन से लिखा, फाउंटेन पेन से जी। तो हमको तो मतलब आज ये पूरा विश्वास है कि आपने उनकी द्वारा जो स्केच बुक तमाम चीज़ों को आप लोग ने सहेज कर रखा होगा। और ये सिर्फ आज भी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत के रूप में लंबे समय तक रहेंगी। लोग उन चित्रों को देखेंगे, उनके साहित्य को पढ़ेंगे। अरे मैं अंत इस बात से करना चाहता हूँ कि पिताजी की तबीयत जब खराब हो गई थी जी। और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। उस समय अपनी वो जो हिंदी की बड़ी एक पत्रिका है दिल्ली से निकलती है जी, वो पिताजी की तीनों किताब का कंसोलिडेशन का रूप से एक प्रकाशन करने वाले थे जी। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उस पत्रिका का, बहुत पत्रिका की कोई पब्लिशर था वो जी। साहित्य में बहुत बड़ा नाम नहीं, राजकमल, राजपाल, वाणी प्रकाशन ने अब वो परचेज कर ली है वो संस्था को जी। ज्ञान से कुछ नाम जी। नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ की बात तो नहीं, ज्ञानपीठ का जी। तो पिताजी उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। तो मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि साहब वो हम आपकी किताब को छापना चाहते हैं, आपसे अनुमति चाहिए। और तो फिर पिताजी को मैंने बताया एडमिट थे, तो बड़े खुश हुए कि उनको थोड़ा अंदाज़ था कि क्योंकि पहले कुछ पत्राचार हो चुका था जी। तो बोले कि विजय को तुम फ़ोन करो। विजय मतलब मेरे बुआ का लड़का, विजय परमार। हाँ। वो पूरा पिताजी का काम अपने कंप्यूटर में करता था जी। और उसने जो लेआउट बनाया था किताब का, तो पीछे का जो बैक पेज था जी, उसमें बोला कि इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का फ़ोटो लगवाना जी, और उसमें लिखना जो ये उनकी अंतिम किताब जो है, हाँ जी, कि नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। उसमें एक उनका ये शब्द थे कि अगर आज से 50 साल आगे कोई पति पत्नी नर्मदा के किनारे जी झाड़ू लगा रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, तो ये समझिएगा कि ये बेगड़ दंपति, अमृता बेगड़ उनकी पत्नी कांता बहन है जी। और फिर मतलब ये था कि वो जितने भी उनके जन्म हो वो इसी रूप में बिल्कुल है ना जी। तो ये उन्होंने जब हॉस्पिटल में थे तो यहाँ पे 5 नीम के झाड़ लगाए थे घर के बाहर जी। तो वो पूछते थे कि झाड़ कैसे हैं जी। तो मेरे को लगा कि पिताजी का करीब अंतिम समय है जी, लेकिन उनको पर्यावरण की चिंता है जी। बिल्कुल पर्यावरण की चिंता है। और जो सबसे बड़ी बात हमारे देखने वालों को हम बताना चाहते हैं कि अमृतलाल बेगड़ जी के पिताजी, अमृतलाल बेगड़ जी, उनके भाई और उनके परिवार के लोग, हम आज जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये एक अद्भुत भारतीय संयुक्त परिवार अगर आपको देखना है तो जबलपुर के राइट टाउन में अमृतलाल बेगड़ जी के इस मकान में आइए। और आज से 100 साल पहले 1928 में बस 25 आ रहा 3 साल और बचे हैं जब हम अमृतलाल बेगड़ जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। तो ये 100 साल पुराना मकान है और उनके पिताजी और हो सकता है इसके पहले यहाँ पर आए हों। तो हम आज उस प्रांगण में बैठे हैं और यहाँ पर हमको पूरा एक पर्यावरण का संतुलन, पूरा एक माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा बेगड़ जी का जीवन था, उनके परिवार ने भी पूरा प्रयास किया है कि बेगड़ जी के जीवन के वो उसके अनुयायी बने, उसके अनुसार वो जीवन का यापन करें। और एक संयुक्त परिवार की जो अद्भुत अवधारणा है उसको हमको इस पूरे इस मकान में, इस घर में देखने को मिलती है। तो हमने आज
अमृतलाल बेगड़ जी की पत्नी कांता बहन, उनके पुत्र नीरज जी से जो बात की है, और ये ऐसी बातचीत है जो कि संभवतः कभी संस्मरण में या पहले अब तक उजागर नहीं हुई है। आज हमने इन दोनों लोगों से जो बातचीत की है उससे हमको अमृतलाल बेगड़ जी, उनके व्यक्तित्व, उनकी नर्मदा परिक्रमा, उनके रेखांकन, उनके साहित्य के बारे में गहरी जानकारी हुई है। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी बात की, कांता बहन जी भी हमसे बात की और इतनी हमको नई बातों की जानकारी मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतलाल बेगड़ ने कहा था कि वे अपनी तमाम कृतियों से एक ही संदेश देना चाहते हैं। तो संदेश है, इस पवित्र और सुंदर नदी का हम सम्मान करें। नर्मदा सबके लिए है, लेकिन उसके लिए नहीं जो उसे गंदी करे।